एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के भी कवर करेंगे, फॉरेन पॉलिसी के भी कवर करेंगे, पॉलिटी गवर्नेंस, सभी करंट अफेयर्स जो पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट है हमारे नेट एग्जाम के लिए, उन सभी को कवर करेंगे। आप हमारी करंट अफेयर की पिछली वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो आप 1 ईयर के करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंडिया रशिया के 30 ईयर्स हो गए हैं फ्रेंडशिप के। इसका मतलब क्या है? 1993 में इंडिया और रशिया ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इसके 30 साल पूरे हो चुके हैं। ये ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1993 की। 1971 की ट्रीटी से अलग 1971 की ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। पीस वर्ड उसमें लगता था, ये भी याद रखना। और वो इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ साइन की थी। फिर 1971 की ट्रीटी एक्सपायर होगी क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया। तो सोवियत यूनियन को कौन सक्सीड करता है? रशिया करता है। तो रशिया के साथ ये ट्रीटी साइन की जाती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इस ट्रीटी में कोई सिक्योरिटी क्लॉज नहीं था, जैसे पिछली वाली ट्रीटी 1971 में था ना कि कोई अगर पार्टी अग्रेशन फेस करता है तो वहाँ पर रशिया जो है हेल्प करने आएगा इंडिया की। ऐसा इस ट्रीटी में नहीं है। थोड़ा सा हम और जान लेते हैं इंडिया रशिया के बारे में टाइमलाइन में कि 1993 से क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये ट्रीटी आ गई। फिर 2000 में क्या होता है? इंडिया रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डिक्लेरेशन होती है। फिर आता है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का लेवल बढ़ाकर क्या कर दिया जाता है? स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन जाती है। 2021 में इंडिया और रशिया में फर्स्ट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग आता है जो पॉलिटिकल और डिफेंस इश्यूज को लेकर बातें करता है। फिर 2022 में रूपी रबल मैकेनिज्म को दोबारा रिवाइव किया जाता है। इसका मतलब है इंडिया और रशिया के साथ जो ट्रेड किया जाएगा अब उसमें जो लेन देन होगा वो रुपी से भी हो सकता है, रूबल से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि यूएस डॉलर को ही उसमें यूज़ किया जाएगा। ये इंडिया पहले भी करता था यूएसएसआर के साथ 1953 में, लेकिन 2022 में उसको फिर से रिवाइव कर दिया गया है। नेक्स्ट समझते हैं ऑपरेशन दोस्त जो इंडिया ने लॉन्च किया है वो क्या है। इंडिया डिज़ास्टर डिप्लोमेसी फॉलो करता है, ठीक है। उसके चलते हुए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया है फेब 2023 में। HADR के प्रोग्राम के अंदर HADR क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। और ये ऑपरेशन दोस्त किसके लिए किया गया है? टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया। इंडिया बहुत सारे रिलीफ ऑपरेशंस लेकर आता ही रहता है। जैसे मालदीव्स में ऑपरेशन कास्टर लॉन्च किया था 2004 में, ऑपरेशन रेनबो किया था, श्रीलंका में किया था। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन जो है आते ही रहते हैं। अभी कोविड-19 के टाइम पर वैक्सीन मेत्री रिलीफ ऑपरेशन किया गया जिसमें 94 कंट्रीज़ को वैक्सीन पहुंचाई गई है इंडिया के द्वारा। और देखते हैं कौन से करंट अफेयर है। एक है इंडियो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लेकर। देखिए इंडिया पार्टिसिपेट करता है जो सेकंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता है, IPEF कहते हैं। कहाँ पर होता है? बाली, इंडोनेशिया पे होता है। कब होता है? मार्च 2023 में होता है। ये है क्या IPEF? यूएस ने शुरू किया था। कब शुरू किया था भाई? 2022 में किया था, मई में, टोक्यो में। तो मतलब अभी पिछले साल ही शुरू किया था। फर्स्ट हो चुका है, सेकंड भी हो रहा है। सेकंड में इंडिया में पार्टिसिपेट किया। IPEF के 4 पिलर क्या है? फर्स्ट पिलर ट्रेड को लेकर डिस्कस करता है, सेकंड सप्लाई चेन्स को, थर्ड क्लीन इकोनॉमी को जिसमें कार्बन को कम करने की बात की जाती है, डीकार्बनाइजेशन की बात की जाती है। पिलर 4 आता है फेयर इकोनॉमी जिसमें एंटी करप्शन एंड टैक्सेशन की बात की जाती है। जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया तो फर्स्ट पिलर को छोड़कर बाकी सारे पिलर पर इंडिया ने डिस्कशंस की, ठीक है, ट्रेड वाले को छोड़कर। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। तो फिनलैंड 31st मेंबर बन गया है नाटो का। कब ज्वाइन करता है? 4 अप्रैल 2023 को। नाटो 1949 में फॉर्म किया गया था म्यूचुअल डिफेंस के लिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है नाटो का? ब्रज़ल, बेल्जियम में। पूछा जाता है ये क्वेश्चन बार बार। तो फिनलैंड ने अपनी नॉन अलाइंड की जो पॉलिसी 70 साल से चली आ रही थी जिसे कहता था फिनलैंडाइजेशन, जिसका मतलब था कि फिनलैंड ना सोवियत यूनियन की तरफ ज़्यादा झुकेगा न वेस्ट की तरफ ज़्यादा झुकेगा। तो ये ख़त्म हो गया। अब उसने ज्वाइन कर लिया वेस्ट को, नाटो को ज्वाइन कर लिया है। कुछ हम इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। आर्टिकल 5 नाटो की ट्रीटी में कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? एक मेंबर पर अटैक हुआ तो सब मेंबर पर अटैक माना जाएगा। ऐसी प्रोविज़न हमें देखने को भी मिलती है, यूज़ भी की गई थी कि जब 9/11 होता है यूएस में तो माना जाता है कि ये यूएस पे नहीं है, नाटो कंट्री जितनी यूएस के साथ है उन सभी पर अटैक है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखनी है कि नाटो कंट्रीज़ को जो प्रोटेक्शन मिलती है
वो उन टाइम पर नहीं मिलती है जब कोई उनकी कंट्री में सिविल वॉर चल रहे हैं या इंटरनल कू हो रही है, वहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब अगले करंट अफेयर की बात करते हैं। ऑपरेशन कावेरी इंडिया ने लॉन्च कर दिया है, किसके लिए? हेल्प करने के लिए, जो सूडान में क्राइसिस चल रहा है उसके लिए। अभी करंट क्राइसिस चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो ये कब स्टार्ट किया गया? 24 अप्रैल 2023 को किया गया। तो इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? इंडिया नेवी की इन्वॉल्वमेंट है, इंडियन एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और क्या है, जो 2800 इंडियन नेशनल सूडान में पाए जाते हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको वहाँ निकालने की जो कोशिश की जा रही है वही ऑपरेशन कावेरी आता है। तो ये रिलीफ ऑपरेशंस को लेकर बड़े क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उसकी एक लिस्ट मैंने आपको तैयार करके दी है, PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, ये एक एक करके पढ़ लेना। हमने कोशिश की है ज़्यादा आपको रिलीफ ऑपरेशन उस टाइम के दिए जाए जब मोदी गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद वाले फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो हमने डाल दिए। अब बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स, गवर्नेंस को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है उसमें है कि 5 साल हो गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड भी किया इवेंट इस 50 साल को पूरा करने के लिए। कब हुए? 18 दिसंबर 2022 में ये अटेंड किया। वहाँ पर उन्होंने क्या कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्टेट है उनको डेवलप करने के लिए 8 चीज़ों पर फोकस किया जाना चाहिए, जैसे वो 8 पिलर कहते हैं। पहला पीस, दूसरा पावर, तीसरा टूरिज्म, फोर्थ 5G कनेक्टिविटी, फिफ्थ कल्चर, 6th नेचुरल फार्मिंग एंड 7 स्पोर्ट्स, देन फिर 8th है पोटेंशियल। तो ये 8 पिलर की उन्होंने बात की है। वहाँ पर उन्होंने जैसे त्रिपुरा में गृह प्रवेश प्रोग्राम भी इनैगोरेट किया। किस स्कीम के अंदर? प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के अंदर, अर्बन और रूरल दोनों के लिए ये स्कीम है, ठीक है। और भी बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट को लेकर इनिशिएटिव किए जा रहे हैं, जैसे कि एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, ऐसी पॉलिसी इंडिया में लेकर आई गई है। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, जिसे PM डिवाइन प्रोग्राम से जाना जाता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर काम किया जाएगा। फिर दोला सदिया ब्रिज जो है कंट्री का सबसे लंबा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है लोहित रिवर पर असम में, वो भी बिल्ड किया गया है। इसी तरह इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे बिल्ड किया गया है। अगरतला अघोड़ा रेल प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट के नॉर्थ ईस्ट में लेकर आए गए हैं। अब नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। इसमें बात ये है कि 3rd टाइम इंडिया में ऐसा हुआ है कि ऑल वुमेन बेंच सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म किया गया है। 1 दिसंबर में किया जाता है, ठीक है। ये हिस्ट्री में तीसरी बार किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। कौन से केसेस सुने जाते हैं? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को लेकर सुने जाते हैं, कुछ बेल मैटर को केस सुने जाते हैं। ये याद रखना, ये तीसरी बार किया गया, यानी पहले कब किया गया? 2013 में किया गया, 18 में किया गया, 22 में किया गया। तो इसमें ऑल वुमेन बेंचेस जो है फॉर्म किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी जो करंटली सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है उसमें सिर्फ 3 वुमेन जज है, और पहली बार जब इंडिया को फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस मिलेगा उसके लिए इंडिया को वेट करना होगा, वो 2027 में मिलेगा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, और इसमें है कि नए जजेस की अपॉइंटमेंट की है प्रेसिडेंट ने। कब की है? मई 2022 में। लेकिन अब इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो 34 होनी चाहिए, और 34 कंप्लीट हो चुकी है, पूरी स्ट्रेंथ पे काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 क्लॉज नंबर 1 सैंक्शन स्ट्रेंथ के ऊपर बात करता है कि कितनी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ हो सकती है। वहीं आर्टिकल 124 क्लॉज नंबर 2 बात करता है कि CJI जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर रखा है, उसे कहते हैं कोलिजियम सिस्टम, कि ऐसे अपॉइंट होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट के CJI होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज डिसाइड करेंगे कि कौन सा जज होगा। हाई कोर्ट में वही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे उस कोर्ट के, जो डिसाइड करेंगे कौन सा जज को अपॉइंट करना है। तो ये कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ? इसके 3 फेमस केस है, जिसको कहते हैं 3 जज केस। पहला जज केस क्या है? 1981 में आता है। एक्चुअली इस केस का नाम है SP गुप्ता केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब CJI प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है कि किस जज को अपॉइंट करना चाहिए, प्रेसिडेंट उसे रिफ्यूज़ कर सकता है कोजेंट रीज़न बता के, मतलब साफ साफ क्लियर रीज़न बताए कि क्यों नहीं इस जज को अपॉइंट कर रहे हो, आप रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर यानी प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर थी। फिर सेकंड जज केस 1993 में आता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह कहा जाता है कि CJI ओनली नीड टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जज, कि CJI अकेले डिसीजन नहीं लेगा, साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे उनके साथ मिलकर डिसीजन लेगा। फिर थर्ड जज केस आता है 1998 में आता है। उसमें फाइनली ये कहा जाता है कि CJI
4 सीनियर मोस्ट जज के साथ कंसल्ट करेगा, तभी प्रेसिडेंट को नाम जो है रिकमेंड करेगा जज की अपॉइंटमेंट के लिए या जज की ट्रांसफ़र के लिए। अगले करंट अफेयर की बढ़ते हैं। 7 शेड्यूल की बात चल रही है। 7 शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर EAC, ठीक है, इन्होंने क्या रिलीज़ की? एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसमें कहा जा रहा है 7 शेड्यूल की वर्किंग कैसे अब तक इंडिया में चल रही है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इकोनॉमिक इशू पर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइसेस देती है। तो 7 शेड्यूल के कुछ फैक्ट्स यहाँ पर नोट कर लो जो पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 246 कॉन्स्टिट्यूशन का 7 शेड्यूल को डील करता है। 3 लिस्ट 7 शेड्यूल में पाई जाती है। एक यूनियन जिसमें 197 सब्जेक्ट है जिसमें सेंटर लॉ बनाएगा, फिर आती है स्टेट लिस्ट जिसमें 66 सब्जेक्ट है जिसमें से स्टेट लॉ बनाएगा, फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें से सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, इसमें 47 सब्जेक्ट होते हैं। आर्टिकल 248 बात करता है रेजिड्यूरी पावर की। रेजिड्यूरी पावर वो पावर है जो पार्लियामेंट के पास रहती है, मतलब 3 लिस्ट में अगर किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया, अनडिफाइंड है, वो रेजिड्यूरी पावर होगी, वो रेजिड्यूरी लिस्ट में चली जाएगी। वो किसके पास पावर होगी? सेंटर के पास होगी। अब 7 शेड्यूल को अमेंड करने का प्रोसेस क्या है? बहुत लेंदी प्रोसेस है। 7 शेड्यूल को ईजिली अमेंड नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। उसके साथ क्या चाहिए? उसके साथ चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का कॉन्सेंट चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेचर की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तब जाकर आप 7 शेड्यूल को अमेंड कर सकते हो। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट को डील करता है, उसमें ये प्रोसेस भी बता रखे हैं अमेंडमेंट कैसे होगी। अगले करंट अफेयर को देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, फेमस केस केशवानंदा भारती केस में जो निकल कर आया था ये डॉक्ट्रिन, उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। उसमें क्या वर्डिक्ट की थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24th अमेंडमेंट उसमें एक्चुअली चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो 24th अमेंडमेंट सही है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को तो कर सकता है, उसके साथ फंडामेंटल राइट को भी कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन हो, एक कंडीशन ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते वक्त उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहलाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक बहुत ही एक एसेंशियल फीचर बढ़ गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डिफाइन कौन करेगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिफाइन करेगी। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ही पावरफुल बन गई है, वो डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ प्रिंसिपल जैसे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, वेलफेयर स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर एंड फेडरल करेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन FR&D, PSP, तो ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। मतलब आप इनको नहीं बदल सकते हो, करो अमेंडमेंट जो भी चेंजेस करने हैं, ये चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। हालांकि ये एक बहुत छोटी लिस्ट है, ये लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है 50 साल में। तो कैसे लिस्ट लंबी होती जाती है ये भी समझ लेते हैं। देखिए इंदिरा गांधी राजनारायण केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ किया पहली बार, और उसमें क्या किया? 39th अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ख़त्म कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। फिर 1980 में मिनर्वा मिल केस आया, तो वहाँ पर वो बात करता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना करे। तो ये दोबारा से सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को इवोक करता है। वेमन राव केस आया, इसमें डिसाइड किया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सिर्फ 1973 के बाद वाले केसेस पे लागू होगा, उससे पहले वाले पर नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखना। 1992 में एक केस आता है कि होतो होलन एंड जचुलू केस कहते हैं जिसमें कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी भाई बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर 1992 में इंदिरा सानी केस आता है, उसमें कहा जाता है रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है। 1994 में एसर बोमाई केस आता है, उसमें कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बार बार कुछ ना कुछ केस आते हैं, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट अब तक एक्सपैंड ही करती आई है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को 30 साल हो गए। ये तो आप जानते होगे ना, पंचायती राज की अमेंडमेंट है, तो इसके 30 साल हो चुके हैं। और 30 साल हो चुके हैं, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने नेशनल पंचायती राज डे मनाया है। कब सेलिब्रेट किया है? 24 अप्रैल को किया है। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश रेवा में किया है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश एक पहली स्टेट थी अब हमारी कंट्री में जिन्होंने क्या किया था, जब ये अमेंडमेंट आई थी उसको एनफोर्स किया था। पहली स्टेट थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इन्फोर्स करने वाली। इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ई ग्राम स्वराज और GEM जैसे पोर्टल लॉन्च किए। स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड जो है सिलेक्टेड बेनिफिशियर को दिया। स्वामित्व स्कीम क्या है? जो
प्रॉपर्टी ओनर है उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाता है बेटर डाटा के साथ जो लैंड ओनरशिप के साथ एसोसिएट। तो ये थे बेसिक करंट अफेयर जो आपको पता होने चाहिए। दोनों वीडियो को मिलाकर आप पढ़िए, PDF इसकी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आपके एग्जाम के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट, जमकर अच्छे से एग्जाम देकर आओ। मिलते हैं जल्द ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ, थैंक यू।